हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, जो हमें यूज़ करना है फिजिक्स में। हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। आप लोगों को याद होगा, हम लोग ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से फिजिक्स को रियलाइज कर सकें। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बेसिक बताऊँ, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रेजुअली हायर लेवल पे ले जाऊँ। उस हायर लेवल में यदि कई बातें, कई फंक्शन, कई ग्राफ आपको नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, कोई पढ़ाता भी तो नहीं है, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँगा। तो उतना यदि कहीं पे रुक जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बताने नहीं आ रहा है, चाहे आपको आ नहीं रहा है। इसका रीज़न ये है कि टाइम टेकिंग, किसी को समझ में आ रहा है थोड़ा फास्ट लर्न कर रहा है, किसी को नहीं समझ में आया तो स्लो लर्न कर रहा है, थोड़ी बाद में सीख लेगा। एक ओके, ठीक है, चलिए ये चीज़ ध्यान रखना है। तो देखते हैं, इंटीग्रेशन देखते हैं। हम लोग देखेंगे आज इंटीग्रेशन और इसको फिर बहुत ही डीपली समझेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन, इसको बहुत ही हम लोग आराम से डीपली समझेंगे ताकि जिस कारण से फिजिक्स कठिन होता है वो हमारा क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग अपने से इंडिपेंडेंटली खुद अपने ब्रेन को ऑर्डर दे सकें, आपका ब्रेन फंक्शन कर सके, उसके ऊपर वर्क कर सके और चीज़ें खुद निकालें। खासकर अनसीन चीज़ों पर, अनसीन मतलब अनदेखा, है ना। ओके, सो इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं कि अच्छा, एक और चीज़ है, जैसा कि मैं डिफरेंशिएशन और कैलकुलस की शुरुआत में आपको बताया था कि मैथ्स का सबसे ब्यूटीफुल जो सेक्शन है, सबसे इंटरेस्टिंग पूरे मैथ्स में, वो कैलकुलस है। और कैलकुलस किसकी देन है? फिजिक्स वालों की, न्यूटन की, लेबनिज की, है ना, आर्किमिडीज। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता है, इतिहास में देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत पहले से, आर्किमिडीज के टाइम से और बहुत पहले से ही चीज़ें चली आती। स्ट्रॉज और पता नहीं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इस पे काम करते रहे, लेकिन वो लोग जनरलाइज नहीं कर पाए चीज़ों को। वो लोग सारे कर्व की चीज़ों को ना ही स्लोप के तौर पे पूरा जनरल देख पाए, ना ही एरिया के तौर पे, ठीक है। तो यदि मैं पीछे जाऊं तो देखूंगा कि अचानक से न्यूटन और लेबनिज ने इसको कर नहीं दिया। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी चीज़ की डिस्कवरी, यदि न्यूटन के तीनों लॉज की भी बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि सडनली कुछ हो गया। उसके पीछे गैलीलियो, उनके पीछे टाइको ब्राहे, केपलर, टाइको ब्राहे, उससे पहले बहुत सारे, कोपर्निकस, मतलब चीज़ें रही हैं। तो चीज़ें ग्रेजुअली आगे बढ़ती हैं। हाँ, उसी में एक थोड़ा बड़ा चेंज आता है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा चेंज आता है, जिसको हम लोग कोट कर देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, फार्मूलेट करते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं, उसमें से सही भी हो जाता है। तो ये चीज़ है, इसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से पहले मैं आप लोगों को कुछ सिंबल आपको बता दूं। ये देखिए, सभी लोग समझेंगे। एक बात ये है, एक बात ये है और एक बात ये है। 3 सिंबल है जिसे ऑपरेटर के तौर पे हम लोग देखते हैं। ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है, मतलब सब जोड़ते हैं, बल्कि नाम अलग अलग कर दिया गया है जानबूझ के। ऐसा ना हो कि एडिशन कहा जाए तो आपको पता ही नहीं चले कौन सा वाला, इसीलिए इसको एडिशन कह दिया गया है, इसको समेशन कह दिया गया है और इसे इंटीग्रेशन कह दिया गया है। लेकिन काम तीनों का एक ही है, तीनों का काम जोड़ है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैसा जोड़ है, तो बता देता हूं। एक कुछ 2-4 नंबर डिस्क्रीट, अलग
अलग अलग 2, 10, 20 जोड़ना हो, डिस्क्रीट अलग अलग, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग जोड़ना हो और 2-4 नंबर जोड़ना हो तो ये यूज करते हैं सिंबल। और काफी ज्यादा संख्या में जोड़ना हो, सीरीज सम हो, पर डिस्क्रीट ही हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, 100, 1000 ऐसे जोड़ना हो तो हम इसका यूज करते हैं। ये दोनों डिस्क्रीट हैं, लेकिन यदि कोई चीज लगातार बीच में कोई गैप ना हो, अरेंजमेंट ऐसा हो कि कॉन्टिन्यूअस हो, या कोई डायनामिक क्वांटिटी वेरिएबल ऐसा हो, अरेंजमेंट ना हो वेरिएबल, कोई दूसरी क्वांटिटी हो, जैसे वेलोसिटी तो अरेंजमेंट नहीं है, वो तो एक डायनामिक क्वांटिटी है। कॉन्टिन्यूअस कोई चीज बदले, कॉन्टिन्यूअस, और उससे हम कुछ पाने की कोशिश में लगें, तो ये किसके लिए है भाई? कॉन्टिन्यूअस चेंज, कॉन्टिन्यूअस अरेंजमेंट, एंड दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें लगता है कि ये सिंबल क्लैरिफाई हो गया होगा आपको। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि जो dy/dx और ये इंटीग्रेशन सिंबल, ये न्यूटन की नहीं, न्यूटन कुछ और सिंबल यूज किए थे। जो पॉपुलराइज किया, जिसका हम लोग लेके आगे बढ़े हैं, वो लेबनिज का है। तो ये सिंबल किसका है? लेबनिज का है। वो dy/dx किसका है? लेबनिज का है। गॉटफ्राइड विल्हेल्म लेबनिज। ओके, एनीवे, सो हालांकि बहुत इतिहास में बहुत कुछ जानने से, बहुत डीप में जाने से ऐसा ना हो कि टाइम हम लोग के पास कम हो जाए, हम आगे की चीज़ें ना देख पाएं। ज़्यादा है कि थोड़ा सा जान ले ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि हमारे आपकी तरह ही लोग थे जो बहुत मेहनत किए, पूरी ज़िंदगी लगा दिए, खोज किए, तो आज हम लोग यहाँ तक आपके पास मैं वीडियो के थ्रू पहुँच पा रहा हूँ। और इतनी मोबाइल फ़ोन पे बातें हो जाती हैं, लेटर का ज़माना ख़त्म हो गया, कबूतर का ज़माना ख़त्म हो गया है, मैसेज देने वाला, तो उनकी देन है। अब वो नहीं रहे, लेकिन श्रद्धांजलि और सब सुमन अर्पित करिए, उनको ध्यान देना चाहिए। तो उनको जानना, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत डीप रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं कि न्यूटन आखिर 10 साल तक क्या किए, तो 10 साल का हर एक दिन मिलके बना होगा, तो पता चला उसी में घुस गए, तो फिर ये नहीं करना है, बल्कि वो रिजल्ट जो आ चुका है फाइनली उसे हमें यूज करना है। एनीवे, इंटीग्रेशन, तो आखिर इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी? शायद ही कोई टीचर्स इसके पूरे डिटेल रीजन हो, यहां तक कि मैथ्स में भी नहीं बताते, एंटी डेरिवेटिव कह के निकल लेते हैं। सच है, ठीक है, पर हम देखें कि आखिर में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सब छोड़ छाड़ के भागते हैं सब, तो ये नहीं करना है। जो छोड़ के भागता है और कह देता है इसको रट लो, ऐसा ही आता है, तो सही में आ भी जाता है और ऑप्शन भी मिल जाता है, लोग सेलेक्ट भी होते हैं। प्रॉब्लम किस बात की होती है यहाँ पर इंडियन एजुकेशन में? वो सेलेक्ट तो हो जाते हैं, शॉर्टकट मेथड तो हो जाता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इंटरेस्ट है, वो डेवलप नहीं हो पाता। जो ब्रेन को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, जो उसकी न्यूआंसेस हैं, जो उसकी बारीकियां हैं, उसी पे ब्रेन काम करता है डिस्कवरी के नाम पर। बाकी तो आप ऐसे रटते पिटते रहिए, तो हम लोग देखेंगे अभी, है ना, कि एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं इसको, और उसकी और बारीकियों को देखेंगे। इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी वो समझते हैं। ऐसा है कि जो मैथमेटिशियन थे, जो ज्योमेट्री पे बहुत काम किए, उनके पास एरिया के नाम पर क्या क्या था। एरिया के नाम पर यदि मैं कहूं कि इंटीग्रेशन मतलब एरिया देता है तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि एरिया लिख भी दिया, सिंबल कहिए तो यूज़ कर लेते हैं, y/dx, हम लोग यही समझेंगे ना, एरिया, बल्कि ऐसे लिख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। और जहाँ पे इसका y फंक्शन ऑफ x होगा ना, ठीक है। लेकिन हम लोग समझेंगे कि आखिर आया कहाँ से है। सब लोग देखेंगे मेरी बात। आपको पता है कि यदि ट्रायंगल का एरिया मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे ट्रायंगल का एरिया पूछूं तो आप क्या करेंगे?
यदि मैं कहूँ ये x1 है कोऑर्डिनेट, ये y1 है, ठीक है, और ये y है और ये x है। यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो दिख रहा है ये एरिया कितना है, आपको पता है कि ये जो लंबाई है इसे हम लोग x1 कहते हैं और जो ऐसे है इसे y1 कहते हैं। तो क्या आप नहीं बता सकते हैं कि ये एरिया कितना है? हाँ, एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट x1 इंटू y1। ठीक है, कोई दिक्कत? सभी लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, होता यह है कि जब ये जरूरत पड़ा, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि एरिया की बात, इंटीग्रेशन, कैलकुलस की बात पहले से होती रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम हम लोग बस बिना किसी का नाम लिए हम लोग न्यूटन, लेबनिज कह देते हैं, वो सीधा वही लोग नहीं किए थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जनरलाइज कर दिया। जितनी अंडरस्टैंडिंग, जितनी क्लैरिटी वो लोग अपने सीरीज सम के थ्रू और स्लोप के थ्रू लेकर आए और दिखाए, हर एक के लिए, जनरल मतलब सबके लिए कर दिया, वो पहले नहीं हुआ था। ठीक है, तो यदि ये y है और ये x है, ठीक है, यदि मान लो ऐसे यदि किया जाए, यदि ये x1 हो, ये y1 हो, तो आपको पता है, यदि मैं कहूं कि बताइए ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया कितना है? क्या आप लोग नहीं बता देंगे ये एरिया कितना है? बोलिए, कह देंगे ऐसा है, ये है x1 और ये है y1, तो लंबाई गुणे चौड़ाई है। बोलो, हमको लगता है कि इतना आप लोग जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हाँ, लेकिन इमेजिन करो कि ये है, ये y है और ये x है ना। दिक्कत ये कि नहीं भाई, आपको इसका एरिया बताना है। ये है x1 y1 और ये है x2 y2, और x एक्सिस के साथ एरिया बताना है। हम लोग इंटीग्रेशन को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रहा x1 y1, x2 y2। यदि हमसे कोई कहता है कि ये एरिया बताइए, तो यहां तक अभी जब न्यूटन के टाइम तक सब हो चुका था, ये सब पता था, ये न्यूटन को, लेबनिज को ये मालूम था, ज्योमेट्री में ये सब आ चुका था। एरिया आपको पता है, ट्रापेजियम है, हमको लगता है कि सभी लोग जानते होंगे। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हमको लगता है कि सभी लोग जानते होंगे। 1/2, और आपको पता है ये है y1 और ये है y2 और ये है x2 माइनस x1। देखो, यहां से लेकर यहां तक x2 है और यहां से लेकर यहां तक x1 है, तो बताओ ये बीच वाला क्या है? तो ये है पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हमको लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। बोलो, फिर से याद दिला देता हूं। y1, देखो पैरेलल साइड यही है, y1 प्लस y2 इंटू उनके बीच की दूरी। तो देखो यहां से x2 होता है ये, और यहां से x1 होता है। पता है ना, x1 y1 का मतलब होता है x1 y1, और यहां से x2 और y2। हमें लगता है इतना आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, मजेदार ढंग से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, ताकि हम लोग आगे पूरे फिजिक्स में, पूरी साइंस में भरा हुआ है इंटीग्रेशन, हम लोग समझ पाए, सीख पाए कि कर क्या रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं जो IIT तक निकाल लिए,
और वो भी मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, चाहे जो निकाल लेते हैं और हमारे यहाँ से नहीं निकालते हैं, उनसे बात करने में पता चलता है कि वो इंटीग्रेशन करना जानते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रियली में ये कहाँ से आया है, क्या ज़रूरत है, क्यों ये एरिया दे देता है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं आपको रेशनल बनाना चाहता हूँ। एनीवे, तो हमको लगता है कि आप लोग इतनी बातें समझ रहे होंगे। मैं क्या बता रहा हूं, ये न्यूटन के टाइम तक ये चीजें थी, एरिया निकाल लेते थे लोग, ज्योमेट्री सब आया था, मैथमेटिकली ज्योमेट्री। प्रॉब्लम किस बात की हुई वो समझने की जरूरत है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं ये कहूं कि वो किसका भी एरिया निकाल लिए थे भाई, यदि मैं कहूं कि वो किसका भी एरिया निकाल लिए थे, तो जरा सुनना मेरी बात ना, वो तो इसका भी एरिया निकाल लिए थे, उस समय तक आ गया था। देखिए इस तरह की बातें, ये है R। यदि मैं इसका सेंटर x1 y1 कर भी दूं, हमको लगता है इस सेंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं आपसे ये कहूं कि बताइए ये जो इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना है, तो आपको पता है इसका एरिया कितना है, बताओ जल्दी से। पाई r स्क्वायर। प्रॉब्लम आखिर इनको आई कहां पर, मतलब क्यों इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, प्रॉब्लम कहां से आई। ये देखिए, ये यहां तक उन लोगों को मालूम था। प्रॉब्लम आई उन लोगों को समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम आई जब कर्व आया ना, तो गड़बड़ा गए। और क्यों गड़बड़ा गए, क्यों, मैं बता देता हूं। उस टाइम तक जो मोशन की बात होती थी ऐसे होती थी। न्यूटन के दिमाग में क्या स्ट्राइक किया, न्यूटन देखते थे कि एक गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या स्पीड से, तो चली गई दूरी 4 गुणे समय कर देते थे। लेकिन जब वेरिएबल स्पीड से चले, उसके फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस का। कांस्टेंट वेलोसिटी तब तो ट्राइंगल बना होगा, फटाक से निकाल दिए, आ भी गया। कांस्टेंट वेलोसिटी रेक्टेंगल बना होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी तो हम लोग बाद में देखेंगे ट्राइंगल बनेगा, वो भी निकाल दिए फटाक से। लेकिन ये कहे कि मान लीजिए वेलोसिटी बदल के चले, ऐसे चले, मतलब कम ज्यादा होके चले, वेरिएबल हो, एक्सेलरेशन तक वेरिएबल हो, तब हम क्या करेंगे, ग्राफ में कैसे निकालेंगे, क्या होगा, क्या हम लोग इसको, ये मैं वो थॉट बता रहा हूं, आइडिया बता रहा हूं कि मोशन से रिलेट होकर, ग्राफिकली रिलेट होकर किस तरीके से न्यूटन ये सोचे थे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये क्या चीजें सामने आई थी। तो देखते हैं, आगे देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ चलिए देखते हैं। उनको प्रॉब्लम रियली में आई थी, इसकी प्रॉब्लम आई थी। सभी लोग देखेंगे प्रॉब्लम किसकी आई थी उनको, भाई प्रॉब्लम इसकी आई थी। प्रॉब्लम उनको आई थी इसकी। यदि हम लोग x1 y1 माने, क्या माने, x1 y1 माने, और इसको क्या माने, x2 y2 माने, ठीक है। और ये y है और ये x है। फिजिक्स में आपको याद दिला दूं, फिजिक्स में y x भी रहता है, लेकिन यहाँ पे vt होता है, करेंट टाइम होता है, एक्सेलरेशन टाइम होता है, फोर्स टाइम होता है, करेंट चार्ज होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है। मैं बीच बीच में जानबूझ के याद दिलाता हूं ताकि कृपया x और y को केवल x y की तरह न देखा जाए जो मैथ्स में देखा जाता है, बल्कि ये समझा जाए कि जो कुछ हम लोग आज समझ रहे हैं x y के टर्म में,
एक एक चीज बस सिंबल बदल जाएगा और नए नए चैप्टर हो जाएंगे फिजिक्स के। क्लियर? एनीवे, अब कहा जा रहा है कि यहां से यहां तक एरिया बताना है। चलो सभी लोग बताओ, देखो। हाँ, अब आपकी औकात है तो बता दीजिए हमको। ये है एरिया बताना ही है। हाँ, किसी की है औकात इसकी एरिया बताने की? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है जितना आप पढ़े हैं? किसी के पास नहीं है। भूल मत जाना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है? हाँ, ये कर्व है, ऐसे है, ऐसे। ये ट्रेपेजियम नहीं है, पहले तो ये जान लो। क्या आपके पास है? तो न्यूटन के टाइम तक और लेबनिज के टाइम तक वो 17th सेंचुरी 1665 के अराउंड नहीं था, नहीं एरिया और ये इसका नहीं निकलता था। अब दिक्कत है कि क्या किया जाए इसका, अब हम लोग करें क्या इसका? तो मैं आपको बताता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ना मेरी बात, एक एक लोग ध्यान से सुनेंगे। एरिया निकालना था, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2, ये वाला। लेकिन इससे काम नहीं चल पा रहा है। हुआ क्या? तो जो लोग सोचे मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? सभी लोग देखेंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। सभी लोग एक एक लोग नोटिस करेंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। y और x, और बात हो रही थी इसके एरिया की। यही बात हो रही थी ना भाई? अरे यार, गड़बड़ हो जा रहा है। बात हो रही थी हम लोगों के इसकी एरिया की बात हो रही थी, ठीक है? इसकी, और हम लोग बात कर रहे थे कि यहां से और यहां तक एरिया बताना है, यही ना? ये एरिया बताना है। जरा सभी लोग गौर करेंगे ना मेरी बात पे, एक एक लोग गौर करेंगे। वो क्या सोचे? वो ये सोचे कि काम करते हैं, इसको या तो ऐसे कर देते हैं और कह देते हैं भाई ये y1 है और ये x1 है और ये x2 है, तो अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं ना। कह देते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, कह देते हैं कि ये रहा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 लंबाई और गुणे चौड़ाई, और कह देते हैं यही एरिया है। तो बताइए, इतना बड़ा एरिया छूट गया और कह देते हैं कि यही एरिया है, तो गड़बड़ है ना? आपको तो एरिया ये पूरा बताना था ये, और अप्रॉक्सीमेशन लिए। अच्छा, कहे कि नहीं, अच्छा तब ये वाला अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, ठीक है? ये वाला लेंगे, ये वाला अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। तो वो कहे कि भाई ये x2 माइनस x1 और ये y2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई इतना लगा देने, मतलब बताना था इतना, एक्स्ट्रा इतना चला आया। मतलब यही बात हुई ना कि अप्रॉक्सीमेशन के नाम पे ये किया जाए कि बताना हो 60 मीटर स्क्वायर, आप कह दीजिए कि 100 मीटर लपेट के मान लीजिए कि लगभग ठीक है। अरे भाई 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताना है तो 59.9 कहे होते, 60.5 कहे होते, 60.1, 61 कहे होते, 62 कहे होते। 60 की जगह कह दीजिए 100 लपेट के मान लीजिए, सही है? ये कोई बात नहीं हुई। सो अप्रॉक्सीमेशन समझ में आता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे अप्रॉक्सीमेटली सही है। किस बात का अप्रॉक्सीमेटली सही है ये? यदि हम लोग अप्रॉक्सीमेट करें तो क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम किस बात की आ रही है? प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि जब हम y1 मान रहे हैं
तो ये वाला एरिया और बहुत कम दे रहा है, जबकि ये हमें एरिया बताना था। अच्छा, जब y2 मान ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एरिया हो जा रहा है, जबकि ये एरिया बताना था हमें, ये एरिया, ये भी उसी में ले रहा है। अब उनके दिमाग में क्या आया, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। कहते हैं ऐसा है भाई, इसको हटाओ, इसको हटाओ। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और ये करते हैं। सभी लोग देखेंगे, वो कहते हैं, वो कहे कि एक काम करते हैं, रेक्टेंगल तो लेते हैं, रेक्टेंगल तो लेते हैं, पर ऐसा रेक्टेंगल लेते हैं। सभी लोग समझेंगे, एक एक लोग समझेंगे। रेक्टेंगल ऐसा लेते हैं, इस जो डिस्टेंस है ये वाला x2 - x1, इसके बीचों बीच लेते हैं और कह देते हैं कि ये एक रेक्टेंगल मानते हैं और ये एक रेक्टेंगल मानते हैं। सभी लोग देखेंगे, एक रेक्टेंगल ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं। याद करो, पीछे वाले से देखो कम छूट रहा है, ध्यान दे रहे हो। पीछे जब पिछली बार माने थे तो इतना ही लिए थे और कह देते इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो, देखो कम छूट रहा है। देखो, हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आपको। फिर उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको 3 में करते हैं। 3 देखे, फिर कहे कि ऐसा है क्या, एक काम करते हैं, इसको 4 में करते हैं। इसको 4 में करते हैं और कहे कि ऐसे करते हैं। सभी लोग देखें, यदि ये रेक्टेंगल, हमें एरिया याद है आप लोगों को, एरिया ये लेना है। देखिए ये एरिया, ये जो बहुत ही खतरनाक है, न्यूटन के टाइम तक ये सब नहीं था ना। अब बताओ, ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया जोड़ देंगे तो देखो थोड़ा थोड़ा छूट रहा है। देखो ये छूट रहा है। सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब न्यूटन क्या देखते हैं, लेबनिज ये लोग, कि बाप रे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है ही लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है ही, उसी को लगा भी रहे हैं। लेकिन जितना ही ज्यादा रेक्टेंगल बढ़ा रहे हैं, जितना ही ज्यादा रेक्टेंगल बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे, उतना ही ये विड्थ छोटा होता जा रहा है। ये देखो, ये कम होता जा रहा है। पहले इतना था, अब छोटा छोटा हुआ और छोटा छोटा हुआ और छोटा छोटा हुआ। ये जो थिकनेस है कम होता जा रहा है। हाँ, रेक्टेंगल का संख्या बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो छूटने वाला एरिया है, जो अप्रोक्सीमेशन है, वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारा एरिया और रेगुलरली जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वो एग्जैक्ट होने के कगार पे पहुंच रहा है, वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट। यही फंडामेंटल है, यही फंडामेंटल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग जितना ही इसको बढ़ाएंगे, कहिए तो एक और बढ़ा के दिखा दें, एक और बढ़ा देते हैं। ये देखिए, एक और बढ़ा देते हैं। देखिएगा किस तरीके से जो एरिया छूट रहा था वो कम हो गया। सभी लोग देखेंगे ना, सभी लोग देखेंगे किस तरीके से एरिया कम हो गया। ध्यान से, आज हम लोग केवल ये सीख पाएंगे कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, क्या देता है। ठीक है, अब देखो कितना एरिया छूट रहा है। ये रेक्टेंगल प्लस ये रेक्टेंगल एरिया प्लस ये जितना भी 8 रेक्टेंगल है, सबको हम लोग जोड़ लेंगे एरिया, तो छूटा हुआ एरिया जरा देखो तो थोड़ा 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 थोड़ा। अब आप लोगों को ये आइडिया लगा होगा कि जब छोटा छोटा रेक्टेंगल छोटा छोटा रेक्टेंगल छोटा छोटा रेक्टेंगल लेके इतना छोटा छोटा कर दें, इतना छोटा छोटा पतला पतला रेक्टेंगल कर दें कि 2 लाइन जो अगल बगल वाली लाइन है वो टच करने लगे।
कम होते होते कम होते होते कम होते होते अगल बगल वाली लाइन क्या करने लगे, टेंडिंग टू टच हो जाए। क्या हो जाए, टेंडिंग टू टच हो जाए। अब हमको बताओ कितना एरिया छूट रहा होगा, खुद ही इमेजिन करो, 0 एरिया छूट रहा होगा। तो क्या ये बात समझ में आई कि क्या हो रहा है? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि क्या हो रहा है? तो क्या आप लोगों को वीडियो से दिखाऊं? इसी में दिक्कत हुआ था तो हमको लेट हो गया था। क्या वीडियो से मोबाइल के थ्रू ही दिखाऊं कि किस तरीके से एरिया कम हो के कम छूट के एग्जैक्ट हो गया? दिखाते हैं आपको कि इनफाइनाइट एरिया मोबाइल से दिखाता हूं मैं आपको। सभी लोग देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। हमको लग रहा है सभी लोग देख लिए होंगे किस तरीके से मैं इनफाइनाइट डिवीजन करता रहा तो छोटा सा जो ट्राइंगल की तरह छूटता हुआ जो दिख रहा था किस तरह से कम होता चला गया। यह हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और दिखा देता हूं, दूसरा वाला भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है? ये वाला भी देखिए जो बढ़ाता हुआ, वो ये वाला भी आप लोग देखेंगे। ये वाला भी देखिए आप लोग, ज्यादा करने वाला, छूटने वाला, छूट रहा था कवर कर लिया गया। ओके, तो हमें लगता है 2 तरह का था, एक में ज्यादा वाला को कम कर रहे थे, एक में कम छूटने वाले को कम कर रहे थे, ठीक है? इसका मतलब हम लोग तैयार हैं ये समझने के लिए कि ये सिंबल कहां से आया, क्या मतलब है इसका। अब हम लोग रेडी हैं तो करते हैं। हमको लगता है कि परसेप्शन आपका क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग करते हैं। सभी लोग देखेंगे, एक लोग देखेंगे, ध्यान से सभी लोग देखने की कोशिश करेंगे। मजेदार चीज आने वाली है। हाँ भाई, देखते हैं सभी लोग। YX बात हो रही है इसकी, और बात हो रही है इसकी X1 Y1 और X2 Y2 बात हो रही है यदि इसकी, तो सभी लोग समझेंगे मेरी बात, एक लोग समझेंगे। यहां से ये है X1 और यहां से ये है X2, तो ये जो दूरी है ना, ये डेल्टा X है, X2 माइनस X1 है। ये जो दूरी है यहां से लेकर और यहां तक, कोई दिक्कत? हम लोग, आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो दूरी है ना, ये डेल्टा X है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग को करना है कि ये कितने पार्ट में, मैं बनाया तो नहीं, लेकिन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहना सही नहीं होता क्योंकि इनफाइनाइट इज अनडिफाइंड। इनफाइनाइट कोई क्वांटिटी नहीं होता। हम लोग बस एक इमेजिन कर सकते हैं, हाइपोथेसाइज कर सकते हैं। सबसे बड़े क्वांटिटी को रिलेटिवली इनफाइनाइट का दर्जा दिया जा सकता है। क्लियर? सो इसीलिए टेंड की बात करते हैं। तो टेंडिंग टू इनफाइनाइट नंबर में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं,
ठीक है, डेल्टा एक्स को। और जितना ही नंबर में डिवाइड करेंगे, 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 उतना ही जो लेंथ है ये छोटा होता चला जाएगा। इसीलिए ये जो छोटे छोटे लेंथ को यदि आप जो dx नहीं समझे हो, हालांकि मैं उस समय बताया था, आज हम लोग dx को और क्लियरली जानेंगे कि रियली में dx क्या है, dy क्या है, और ज्यादा क्लियरली समझेंगे, लिमिट क्या है और ज्यादा क्लियरली समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सब क्या है। ठीक है, पहले तो ये जान लो कि ये जो छोटे छोटे लेंथ हैं, इसमें से यदि हम लोग इसके एरिया को यदि माने तो देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जनरल एरिया, सभी लोग देखेंगे जनरल एरिया, जनरल एरिया है। और ये कौन सा है, एक्स और वाई जनरल पोजीशन है। और ये वाला कौन सा है, एक्स प्लस डी एक्स है, कॉमा वाई प्लस डी वाई है। क्यों ऐसा है वाई प्लस डी वाई? क्योंकि देखो, सभी लोग समझेंगे मेरी बात, यहां से लेकर, कलर चेंज कर देता हूं, सभी लोग समझेंगे। देखो, यहां से लेकर यहां तक x है, यहां तक। देखो, एक्स वाई का क्या मतलब होता है, इसे हम लोग x कहते हैं, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग x कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग x कहते हैं और इसे हम लोग y कहते हैं। कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहां से लेकर यहां तक x है और इस लंबाई को क्या कहते हैं, y। जरा इस रेक्टेंगल का एरिया हमको बताओ तो, ये जो छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है ऐसे लंबाई गुणे चौड़ाई, दिस चौड़ाई इज हाउ मच, दिस ब्रेथ इज हाउ मच। ये जो ब्रेथ है क्या है, dx है। छोटा 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 छोटा, ये जो छोटा छोटा पार्ट डिवाइड हो गया है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, dx कहते हैं। और रेक्टेंगल है, कितने रेक्टेंगल है, हम लोग को एरिया पूरा बताना था। कितने रेक्टेंगल है? इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो सभी लोग समझें मैं dx क्या डिफाइन कर रहा हूं, सभी लोग समझें। यदि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो ये देखो, माना कि x2 माइनस x1 ये लेंथ है 100, सभी लोग समझेंगे। माना कि ये लेंथ कितना है, 100 तो दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दो रेक्टेंगल बनाऊंगा तो दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 50-50। 4 पार्ट में करूंगा तो 25-25, 10 पार्ट में करूंगा तो 10-10, 100 पार्ट में करूंगा तो 1-1 मीटर होगा। 1000 पार्ट में करूंगा 100 मीटर को तो 0.1 होगा। लाख पार्ट में करूंगा तो और कम होगा। करोड़ अरबों पार्ट में करूंगा तो और कम होगा। तो इनफाइनाइटली लार्ज पार्ट में डिवाइड कर दूंगा तो कितना छोटा हो जाएगा, उसे ही हम लोग dx कहते हैं। इसका मतलब साफ है, x2 माइनस x1 जो दूरी है बाई n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? इस लंबाई को, ये जो लंबाई है, ये इधर x2 माइनस x1, उसको कितने पार्ट में तोड़ा जाए, n पार्ट में, और n कैसा हो, इनफाइनाइट हो। मतलब जो लेंथ है उसे, इसी को डेल्टा x कहा जाता है, जो चेंज होता है, डेल्टा x बाई n, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। कैलकुलस में लिमिट ना यहीं से आया है। सभी लोग खोपड़ा लगाएंगे अपना,
मैथ्स का सबसे अच्छे पोर्शन को मैं फिजिक्स में समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स से ही आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, मतलब डेल्टा एक्स एक फाइनाइट लेंथ है, उसको इनफाइनाइटली लार्ज पार्ट में ब्रेक किया गया। डिवाइड ही तो करोगे यार। मैं कहूंगा कि 100 को 5 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट का लेंथ बताओ, तो 5 का डिवाइड ही तो करोगे। तो वही तो डिवाइड किया हूं मैं। ये जानते हो इसे ही क्या कहते हैं? dx कहते हैं। तो आज समझो कि इसे ही dx कहते हैं। कम से कम आज समझ जाओ कि dx किसे कहते हैं, dv किसे कहते हैं, dt किसे कहते हैं। तो आज से हम लोग dx किसे कहेंगे? x लेंथ को, डेल्टा x लेंथ को, या x, इसको x भी कह लीजिए। डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज d एनीथिंग। डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग इज नोन एज d एनीथिंग। मतलब डी ब्रिजेस का मतलब होता है डिफरेंशियल पार्ट ऑफ मी, डिफरेंशियल पार्ट ऑफ ब्रिजेस। ठीक है। डी एम का मतलब होता है डिफरेंशियल पार्ट ऑफ मास, डिफरेंशियल सेक्शन ऑफ मास, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ मास, अति सूक्ष्म पार्ट ऑफ मास। dt का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, तो dx dy समझ गए होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि dx dy dm dv dt dq dk dp df, अब कहीं du कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूं और हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। एनीवे, तो क्या इसको मैं हटाऊं और बताऊं कि क्या मतलब है? तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, हमसे कहा गया है कि एरिया निकालिए, हमसे कहा गया है कि ये वाला एरिया निकालिए, ये वाला। ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, तरीका क्या अपनाए थे कि यदि इनफाइनाइटली लार्ज पार्ट में तोड़ देंगे और रेक्टेंगल बना के रेक्टेंगल को जोड़ेंगे, और रेक्टेंगल इसलिए बनाए क्योंकि उसका फार्मूला हमें मालूम था, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन एक झंझट था, उसमें लफड़ा था कि एरिया अप्रोक्सीमेशन में छूट रहा था, और पर उसी को न छूटने के लिए इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। और यदि हर एक एरिया को जोड़ दें, हर एक एरिया का रेक्टेंगल को जोड़ दें, हर एक एरिया रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दें, तो हमें तो मिल ही जाएगा। लेकिन नोटिस करने वाला है, ये डिस्क्रीट एरिया नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। अगल बगल सब रेक्टेंगल है। और ऐसे समेशन को, ऐसे एडिशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब जोड़ है, ये देखो, ये वाले जोड़ को ही ऐसे कर दिया गया, ऐसे, और इसको कह दिया गया कि छोटे छोटे एरिया हैं। अब आपको समझ में आ रहा हो कि डीए मतलब क्या है? बताओ, डीए मतलब क्या है? डीए मतलब है डिफरेंशियल पार्ट ऑफ एरिया, मतलब इतने बड़े एरिया का एक छोटा सा हिस्सा। बोलो, चलो जनरल। अच्छा, एक एक समझो, इसका मतलब क्या है? कोई भी एक पार्ट का जनरल एरिया जो यहां पे शेडेड पोर्शन है, इसका मतलब है सारे एरिया को जोड़ो। इंटीग्रेशन मतलब एडिशन होता है। नेशनल इंटीग्रिटी मतलब राष्ट्रीय एकता होता है। अच्छा, ये देखो, ये रेक्टेंगल करिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। जनरल देखो तो जरा, जनरल लंबाई y है, देखो लंबाई y है और चौड़ाई dx है, केवल लंबाई y है और चौड़ाई dx है। यदि जरूरत पड़े तो इसको y की जगह जो फंक्शन है f(x) dx भी रख सकते हो। हालांकि जरूरत नहीं है कि हम लोग इस तरह से देखें। यदि कहिए तो मैं इसको लिख भी देता हूं कि y बराबर f(x) फंक्शन है एक। हमको लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। ये देखो, अब आगे से भले ही मैथ्स में ना बताया जाए, लेकिन y dx को तुम क्या याद रखोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई है। याद रहेगा? सभी लोग ध्यान से, सभी लोग समझेंगे।
लंबाई गुणे चौड़ाई, सभी लोग समझेंगे। यदि x है, ध्यान से, यदि x है तो x एक्सिस के साथ एरिया होगा। किसके साथ एरिया होगा? x एक्सिस के साथ एरिया होगा, और यह फंक्शन तो होगा ही fx। लेकिन यदि मैं यहां पे dy लिख दूं, यहां पे dy लिख दूं, dy, और यहां पे x लिख दूं, तो देखो एरिया इधर हो जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? यदि यहां पे मैं x लिख दूं और यहां पे मैं y लिख दूं, तो ये एरिया ये वाला आने लगेगा, ये वाला एरिया आने लगेगा, ये। क्लियर? तो नोटिस किए, जो D के अंदर एक्सिस होता है उसी के साथ एरिया होता है, याद रहेगा? जो D के अंदर एक्सिस होता है, जो डिफरेंशियल पार्ट किस एक्सिस का लेते हैं? जिसके साथ एरिया लेते हैं। और दूसरा वाला तो, अच्छा ये फंक्शन दोनों के लिए कॉमन है, चाहे तुम ये फंक्शन, चाहे तुम इसके लिए एरिया लो, चाहे तुम इसके साथ एरिया ले हो, ये तो यही रहेगा। इसीलिए बस अंतर इतना होगा कि x जब यहां पे होगा तो ये y रहेगा और x के टर्म में ही रहेगा ये। लेकिन जैसे ही यहां पे y रखोगे तो यहां पे y के टर्म में रखना होगा। कोई प्रॉब्लम? मीनिंग एक एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, एक एक चीज मैं आप लोग समझा चुका हूं कि क्या है। एनीवे, आगे बढ़े तब बोलो, क्या ये आप लोग समझ गए? ये समझ गए तो कुछ और वीडियोस में आप लोगों को दिखाने वाला हूं, कुछ इसी तरह के स्लाइड में आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोगों को और मजा आए। ठीक है, तो बात करते हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ भाई, इसकी बात तो हम लोग कर रहे थे, इसी की बात हो रही थी। ये देखिए, ये जो fx है, यदि हम लोगों को इस पे y बराबर fx और इंटीग्रेशन dx के साथ, तो जो ऊपर एरिया होता है, x एक्सिस के जो ऊपर एरिया होता है उसे प्लस एरिया कहते हैं, और जो नीचे होता है एरिया बाउंडेड, उसे माइनस एरिया कहते हैं। याद रहेगा? बोलो, कोई प्रॉब्लम? ऊपर एरिया है तो x के साथ है ये, x के ऊपर एरिया है तो प्लस, नीचे एरिया है तो माइनस। फिलहाल हम लोग ये वाला नहीं देखेंगे ना, नहीं तो हम लोग कह देते कि y के इधर एरिया है तो प्लस है, इधर एरिया है तो माइनस। फिलहाल अभी x के साथ है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो हम लोग छोटा छोटा रेक्टेंगल लेके बात किए हैं, प्लस एरिया माइनस एरिया, प्लस एरिया माइनस एरिया, प्लस एरिया, और यहां पे ये व्यूज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ऐड करके, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से 3D में ये प्रॉब्लम आने लगती है ना। किसी और के साथ में z के साथ देखेंगे तो कुछ और होने लगेगा, y के साथ देखेंगे तो कुछ और, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको रहने देते हैं। लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेशन है वही वाली बात यहाँ पे हुई है जो रेक्टेंगल लिए हुए हैं। हाँ, ये रहा, जब रेक्टेंगल हम लोग ऐसे लेते हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ते हैं, और जब हम बड़ा बड़ा सा ऐसा एरिया बनाते हैं तो एक्स्ट्रा एरिया ले लेते हैं, और जब इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो यही जो चीजें छूटती रहती हैं वो, या ज्यादा लेते रहते हैं, वो खत्म होने लगती हैं। ग्रेजुअली धीरे 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 खत्म हो के हम लोग एग्जैक्ट एरिया के पास पहुंच जाते हैं। अब यह है कि हम लोग ऐसे रेक्टेंगल ले चाहे ऐसे ले, वैसे बात तो सेम थी।
लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा आसान महसूस करते हैं और उसको ज़्यादा ध्यान रखते हैं जिसके साथ एरिया लेना होता है। तो जिसके साथ एरिया लेना था उसके साथ में dx तोड़ना, मतलब ऊपर वाला ज़्यादा सही लग रहा है। ऐसे तोड़ने में प्रॉब्लम ऐसे आएगी क्योंकि हमारा y फ्री होता है, y x के टर्म में होता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि लंबाई के नाम पर y रखा जाए जो x के टर्म में है। यदि हम लोग ऐसा कर दिए होते तो हमें dy करना पड़ता और मल्टीप्लाई बाई x करना पड़ता और प्रॉब्लम ये आ जाती कि हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि अब क्या करें, कैसे x को y के टर्म में कैसे लिखें। इनफाइनाइट तक यदि कोई फंक्शन हो उसका भी एरिया कितना डरावना है, लेकिन अब हम लोग जान चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है, तो बड़े आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। इमेजिन करो कि हम लोग एक्स वाई प्लेन में एरिया निकाल लिए हैं। ये मैं डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, जो आपके कोर्स में ये सब चीजें नहीं होगी, खासकर 3D व्यू के नाम पे। यदि हम लोग एक्स वाई एरिया ये निकाल लिए हैं तो हम लोग अब इस फंक्शन पे चलेंगे, जेड के अलॉन्ग फंक्शन पे चलेंगे और इस पूरे एरिया को चला देंगे अंदर की तरफ, अपनी तरफ जेड में चला देंगे और हम लोग वॉल्यूम फटाक से कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपके कोर्स में वॉल्यूम निकालने का इस तरह का नहीं है। हम लोग एरिया ही निकालें बहुत है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वांटिटी डिफाइंड है वो सब एरिया के लिए ज्यादा है। वॉल्यूम वाला हायर एजुकेशन में है और वॉल्यूम वाला हाईएस्ट लेवल है, स्पेस का जो कवरेज है, ठीक है। सबसे छोटी बात पॉइंट, अगला डायमेंशन जो है ये तो डायमेंशनलेस है, अगला डायमेंशन 1D, अगला डायमेंशन एरिया 2D एंड देन नेक्स्ट डायमेंशन वॉल्यूम 3D। समझ में ना आए तो इसलिए मत समझा करो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मत समझा करो, क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर एक गारंटी ले रहा हूँ, जो आपको ज़रूरत है लोकल लेवल पे वो आपको समझ में आएगा, वो नहीं समझ में आया तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी अजीब सी, ये नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा ध्यान भी तो दो। मैं कह भी तो रहा हूँ कि यार तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाते हैं, ज़्यादा सोच पाते हैं, उनके लिए ये फोटो है। तो कृपया सबके लिए एडवाइस है कि एक बुरा सपना मान के इसे भूल जाना। यदि ये बात कम समझ में आ रही है कि यदि इस एरिया को अगले डायमेंशन में चला दिया जाए, एक इसमें चलाए, एक्स को चलाए, वाई में मल्टीप्लाई किए तो एरिया का इंटीग्रेशन हुआ, अब फिर उस प्लेट को इस वाले को चला दें फिर जेड में, तो वॉल्यूम कवर हो जाएगा। यदि ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, वैसे भी तुम्हारे कोर्स में नहीं है ये। तो कई बार मैं इंटरेस्ट के लिए ऐसे ही आपके ब्रेन को थोड़ा नई चीज़ दे देता हूँ, नहीं तो कोई पढ़ाता उड़ाता देखो, कोई पढ़ाता नहीं है। कई बार तो मैं ये सब बताने में सोचता हूँ, डरता भी हूँ कि क्या ये बताना चाहिए, लेकिन फिर सोचता हूँ कि यदि साइंस के फील्ड में आप आए हैं तो कुछ सोचने के नाम पे कुछ बता देना चाहिए, ताकि आपका ब्रेन हमेशा काम करता रहे, कुछ नया सोचता रहे, आप भी कुछ नई डिस्कवरी इन्वेंशन की तरफ बढ़ें, है ना। इसलिए मेरा उद्देश्य होता है। तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें कोई कुछ बात है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है तो हम लोग देखेंगे 12th में आएगा, 11th में वैसे भी नहीं आएगा। तो ये कुछ लाइन सब फील्ड होती हैं, एक कंपास है, ये चलता रहता है, डायरेक्शन है। तो लाइन इंटीग्रल के नाम पे हम लोग कहीं पे इस तरह का इंटीग्रेट करते हैं, कहीं पर वहां पे भी इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, नॉट एरिया। सो वहां पे भी देखेंगे। मैं फोटो बस इसलिए दे दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि हम लोग कहीं और भी इस तरह की बात करेंगे, बस मैं यही बताना चाह रहा हूं। फिर से इसको देख के घबराना मत यार, ऐसा मत सोचना अरे बाप रे बाप ब्लैक होल की तरह पता नहीं क्या पढ़ा रहे भाई, हम नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत कठिन पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ा देना है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो कृपया ये ना करें। मैं बल्कि किसी और टीचर से कहीं और कहीं देखते होगे कुछ, तो बल्कि कंपैरिजन ये करना कि जो वो लोग पढ़ाते हैं उसको मैं कैसा पढ़ाता हूँ, जो वो सेक्शन जो पार्ट पढ़ाते हैं उसको मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तब कंपैरिजन होगा। इससे कंपेयर करके गड़बड़ा मत जाना, ठीक है। हाँ,
ये रहा कर्व, अभी तक फ्लैट एरिया की बात कर रहे थे, कर्व एरिया है ये। और कर्व एरिया में भी किस तरह की बात है, आप देख रहे होंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल की तरह एडिशन है, दिख रहा होगा। मतलब अल्टीमेटली कर्व एरिया को भी हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, वो सब बातें मैं इसलिए बताया आपको ताकि आप लोग समझें कि रियली में एरिया देता है इंटीग्रेशन, और ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है भाई? अच्छा हाँ, एक और चीज है, जब हम लोग फाइनाइट मतलब डेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे तो आगे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से सुने, फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा, पहले तो इनडेफिनेट पढ़ेंगे। सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, घबराओ मत। उस समय लिमिट होगा फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2। लिख नहीं रहा हूं ताकि कहीं डर न जाओ, बस फिलहाल इतना ही जानो कि लंबाई गुणे चौड़ाई है और उसी का बहुत सारा सम है। अच्छा एक और बात, कई बच्चे मेरे से जो पूछते हैं डाउट, जो मैं इतने दिन से पढ़ाते आ रहा हूं, जिनका डाउट रहता है, वो ये कहते हैं सर ये बताइए, टाइम हो गया, कहते हैं कि सर ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि डी ए कुल जोड़िए, तो ये रहा आपका x, आई रहा y, तो चलिए ये समझ में आता है कि कुल dx है। लेकिन ये जो है ये वाला, यहाँ पे तो कम y है, यहाँ पे ज़्यादा y है, यहाँ पे और ज़्यादा y है, यहाँ पे और ज़्यादा y है, तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि सब डी ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा? बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं। तो कहते हैं कि सर ये y जो कह रहे हैं तो अलग अलग dx तो मान लीजिए सबका सेम है, ये लिख दिए हैं, ठीक है समझ में आ रहा है, y वाला तो क्यों भूल जा रहे हो? सही में ये y वेरिएबल है, सही में fx है, सही में ये y बढ़ रहा है, जरूरत पड़ेगा तो नीचे जाएगा, घटेगा भी, तो ये अलग अलग ही y है। अब तो ठीक लग रहा होगा, अलग अलग y है। वो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे x के नाम पर, जैसे जैसे y बढ़ोगे वैसे वैसे अपने आप ये रेक्टेंगल का y अपना सेट होता जाता है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि y कांस्टेंट है, सही में y वेरिएबल है। और कोई दिक्कत? अच्छा, तो यदि ऐसा है तो हम लोग अब आगे से इसी का ख्याल रखेंगे कि हम लोगों को बस एरिया का सम करना है, एरिया का सम करना है, ठीक है। आज हम लोग बस ये समझ पाए कि हम लोग इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है, और आगे हम लोग कहीं भी इस तरह की बात आएगी एरिया ऊपर नीचे प्लस माइनस की, तो ज़्यादा समझ पाएंगे कि रियली में उसका मीनिंग क्या है। तो हमें लगता है कि आई थिंक क्या बड़ा इंजॉय किए होंगे, और ज़्यादा इंजॉय तब करोगे जब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अगले क्लास में फार्मूला, रूल्स, एप्लीकेशन, तो और मजा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।